नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी ज्योग्राफी की मंथन सीरीज की आज छठी क्लास है और टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से संबंधित या वॉल्केनो से संबंधित पिछली परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को इस सीरीज में समाहित किया गया है ताकि आप भविष्य में आने वाले परीक्षाओं में एक प्रॉपर पैटर्न को पकड़ पाएं कि एग्जामिनर किस पैटर्न से क्वेश्चंस को हमारे एग्जाम में शामिल करता है। और जिस समय आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन का फॉर्मेट सेट किया जाता है, पहले किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और आगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को याद रखते हुए हमने इस सीरीज को तैयार किया। इसीलिए इसका जो नाम है ना दोस्तों, वो मंथन सीरीज है। मंथन का मतलब कि हम लोगों को इस सीरीज को मथना है, क्वेश्चंस को मथना है और इसके साथ ही एक ब्रीफ एनालिसिस जिसमें आपका पूरे टॉपिक का कवरेज एक साथ एक ही वीडियो में देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ब्रीफली डिस्कशन के साथ में, अच्छे एनालिसिस के साथ में आपके सामने इस क्वेश्चन सीरीज को प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, शेयर भी किया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो करते जाइए ताकि बाकी के लोगों को भी इसका फायदा मिले। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गंवाए अपनी सीरीज पर आते हैं और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है, देखिए। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व है ना, तो सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर कहा जाता है। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं हम लोग प्रकृति का? सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर के नाम से किसे जाना जाता है या प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी और नदियां। देखिए, भूकंप के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि भूकंप जो है वो ज्वालामुखियों के कारण भी आता है, ज्वालामुखी एक कारण बन जाता है भूकंप का। ओजोन गैस जो है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से, किससे? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। और जो आपकी ओजोन गैस है O3, इसका रासायनिक नाम है, ये आपके वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। इसी को हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, नदियां भी नहीं होगा, तो ज्वालामुखी होगा। देखिए, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और ये आपके मैग्मा चैम्बर्स है। यहां से मैग्मा क्या होता है, सरफेस पर आता है इस तरीके से और अंदर की जितनी भी हीट होती है उस हीट को बाहर निकालने का जो काम करता है या उस ताप को बाहर निकालने के जो काम करते हैं वो आपके ज्वालामुखी करते हैं। इसलिए ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व भी कहा जाता है। फैक्चुअल सवाल है, यहां से ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी परीक्षा में आ जाए कि प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखियों को कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल कि ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, यानी कि आपके 3 स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, सही हैं। तो देखिए, पहला क्या है, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। दूसरा है, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है, ज्वालामुखी जागृत भी होते हैं, प्रसुप्त भी होते हैं, शांत या मृत भी होते हैं। तीनों प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो उपरोक्त सभी, तो हमारे जो ऑप्शन हैं वो तीनों इसमें सही हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं कि क्या है ये। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में
एक लेयर पाई जाती है जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं, और मेंटल में सबसे लोअर मेंटल में आपका मैग्मा पाया जाता है। यहां पर क्या मिलेगा? आपका मैग्मा मिलेगा, और इस मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है ना दोस्तों, ये होता है आपका लगभग 1300 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, यहां से मैग्मा क्या करेगा? सरफेस की तरफ आने की कोशिश करता है। तो जिस रास्ते से मैग्मा सरफेस पर आता है, इसी को हम लोग कहते हैं निकास नलिका। क्या कहते हैं इसको? निकास नलिका। ठीक है, एग्जॉस्ट पाइप। और उसके बाद जब ये धरातल पर प्रकट होता है तो एक गड्ढे का निर्माण करता है, और धीरे 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 कीप नुमा आकृति में या इस तरीके की कोन नुमा आकृति में मैग्मा हमारा फैल जाता है। तो जिस मार्ग से या जिस रास्ते से या जिस छिद्र से मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है, इसे हम लोग विवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विवर या क्रेटर कहते हैं। और ये जो शंकु के जैसी, कोन की जैसी आकृति बनती है, इसे हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जब मैग्मा सरफेस पर आता है तो इसकी जो गैस और जलवाष्प होती है वो आपके वायुमंडल में चली जाती है। गैस और वाटर वेपर कहां पर चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती हैं। इसके बाद जो अवशेष बचता है मैग्मा का, उसी को लावा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका लावा हो गया, और लावा धीरे धीरे ठंडा होकर इसका जमाव होगा, और इसके जमाव से जो चट्टान बनती है वो आपकी आग्नेय चट्टान होती है। कौन सी चट्टान होगी? आग्नेय चट्टान, जिसे हम इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे जब इग्नियस रॉक बेसाल्ट, गैब्रो, ग्रेनाइट इनमें परिवर्तित होती है, तो बेसाल्ट चट्टान का भी अपक्षय होता है। क्या होता है दोस्तों? अपक्षय होता है, और इसके अपक्षय से काली मिट्टी का विकास होगा। किसका विकास होगा? काली मिट्टी का विकास होगा, जहां पर सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है। इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जिन क्षेत्रों में कपास की खेती ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक विकसित होता है। तो यहां पर कौन सी इंडस्ट्री लगाई जाएगी? सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और बेसिक इसमें था। अब ऊपर जो गैस और वाटर वेपर गई, तो इनका संघनन होने के बाद में अगली प्रोसेस होती है वर्षा की। और वर्षा की प्रोसेस का मतलब है कि जो बारिश होगी वो आपकी एसिड रेन होगी, और एसिड रेन ज्वालामुखी के मुहानों पर होती है, जिसमें SO2 और NO2 की मात्रा अधिक होती है, यानी कि ये दो हमारी जहरीली गैसें हैं। और इसका जो pH मान है वो 5.6 से भी कम होता है। एसिड रेन का 5.6 से भी कम होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये हमारा ज्वालामुखी का बेसिक था। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि भाई नलिका के माध्यम से मैग्मा बाहर आता है, और गोल कीप नुमा पहाड़ी या पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। और हमारे जो ज्वालामुखी होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें हमेशा उद्गार या हमेशा विस्फोट होता रहता है, उसे हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे माउंट किलायू हो गया, तो माउंट किलायू विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे ही आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त का मतलब होता है कि ऐतिहासिक काल से ऐसे ज्वालामुखियों में विस्फोट नहीं होता है, परंतु भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें बहुत पहले विस्फोट हुआ है, अभी शांत हैं, और भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है, ऐसे ज्वालामुखी को सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसी को डोरमेंट वोल्केनो के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जागृत को इंग्लिश में सक्रिय को कहते हैं एक्टिव वोल्केनो, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनो, तीसरा होता है आपका मृत ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसका मतलब है कि इसमें बहुत पहले विस्फोट हुआ था,
परंतु अभी इसमें विस्फोट की कोई संभावना नहीं है और भविष्य में भी विस्फोट होने का कोई चांस इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ज्वालामुखी भी हमारे कितने प्रकार के होंगे? उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, सक्रिय, प्रसुप्त और निष्क्रिय या मृत। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि उद्भव की आकृति के आधार पर ज्वालामुखी जागृत भी होते हैं, प्रसुप्त भी होते हैं और आपके मृत भी होते हैं, परंतु यौगिक ज्वालामुखी कोई प्रकार नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव, डोरमेंट और डेड। यहां एक चीज और याद रखिए कि अगर आपसे इंडिया में एक्टिव वोल्केनो पूछ लिया जाए तो वो आपका बैरन आइलैंड है जो अंडमान निकोबार में है। ये इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है। एक आपका डोरमेंट वोल्केनो भी है इंडिया में जिसका नाम है नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार के निकोबार में है। और डेड वोल्केनो पूछा जाए तो छोटा नागपुर पठार में एक जगह पड़ती है आपकी राजमहल पहाड़ी, वहीं पर एक छोटी सी पहाड़ी है डालमा हिल। तो भारत में तीनों ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन भारत की मुख्य भूमि में स्थित, तो भारत की मुख्य भूमि में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है आपका? ये वाला है। बाकी भारत की मुख्य भूमि से अलग है। मुख्य भूमि में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी वो कौन सा है आपका? डालमा हिल है। अगला सवाल, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते हैं? तो आपके जागृत एक्टिव वोल्केनो में क्या होता है? हमेशा विस्फोट होता है, हमेशा इरप्शन होता रहता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने, जैसे माउंट किलायू, ठीक है, और माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी भूमध्य सागर में पाया जाता है और माउंट कोटोपैक्सी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो ये चीजें याद रखिए। अगला सवाल क्या है कि लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? यानी कि ऐसा ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय तक शांत रहा परंतु उसमें विस्फोट हुआ और आगे भी शांत हो जाएगा, फिर विस्फोट होगा, फिर शांत होगा, फिर विस्फोट होगा, ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो आप इसमें माउंट विसुवियस को याद रख सकते हैं कि विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो आपका किस तरीके का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो सुषुप्त ज्वालामुखी की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो क्या बताएंगे कि ऐसे ज्वालामुखी या वे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई विस्फोट हुआ था, वर्तमान अवस्था में ये शांत हैं और भविष्य में इनमें विस्फोट या उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? सुषुप्त या डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। इसके बाद में डेड वोल्केनो की बात की जाए, मृत ज्वालामुखी की बात की जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं होती, ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? आपके मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो मृत और निष्क्रिय ये दोनों एक ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर वो बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि पृथ्वी की पपड़ी यानी कि अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम लोग कहते हैं मैग्मा। अब मैग्मा, कई बच्चों ने नाम सुना होगा भाई, मैग्मा और लावा हम लोग कई बार एक ही कर देते हैं, ठीक है। तो मैग्मा और लावा एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पार्ट मैग्मा का ही है। तो मैग्मा में जब तक गैस और जलवाष्प, वाटर वेपर उपस्थित होता है और ये पृथ्वी के अंदर होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तब तक ये मैग्मा कहलाता है। और जैसे ही मैग्मा धरातल पर प्रकट होगा, किस पर? धरातल पर,
तो इसमें ये वाली चीजें क्या होंगी, इनका वाष्पीकरण हो जाता है, ये वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं, तो ये बची नहीं। ठीक है, उसके बाद में जो अवशेष बचता है मैग्मा का, उसी को हम लावा के नाम से जानते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो मैग्मा से कम होता है। तो मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ पाया जाएगा उसको मैग्मा कहेंगे, और मैग्मा जैसे ही सरफेस पर आएगा तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से इसकी गैस और जलवाष्प वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं। उसके बाद जो अवशेष बचते हैं, जो अवशिष्ट बचता है, उसी को लावा के नाम से जाना जाता है। और लावा धीरे 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 ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद में जो चट्टान बनेगी उसी को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो मैग्मा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पेले अश्रु, पेल्स टीयर की उत्पत्ति कब होती है? तो पहले तो यही समझिए कि भाई पेले अश्रु या पेल्स टीयर का मीन्स होता है ज्वालामुखी टीयर्स क्या है। तो हमारी ज्वालामुखी के साथ में जो जलवाष्प और गैस होती है, इसी को हम पेले अश्रु के नाम से जानते हैं, और इनका जो उत्पत्ति होती है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं? तो CO2 मुख्य गैस है, उसके बाद हाइड्रोजन आपकी मुख्य गैस है, और नाइट्रोजन आपकी मुख्य गैस है। ठीक है, तो CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट गैसें हैं, और ये जहरीली गैसों की श्रेणी में भी रखी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है आपका कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा केवल अकेला लावा नहीं आता है, उसके साथ में राख भी आती है, क्रस्ट के कंकड़ पत्थर भी उसके साथ में आते हैं, जिनका स्वभाव ही अपने आप में गर्म होता है, यानी कि वो ज्वलनशील पिंड होते हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय या लावा के साथ धरातल पर प्रकट होते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं, और इसी को हिंदी में ज्वलनशील पिंड भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ज्वलनशील पिंड। तो ये क्या होते हैं कि लावा के साथ जब गर्म राख व कंकड़ पत्थर धरातल पर प्रकट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ए सही होगा। अगला सवाल क्या है, क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात से, ज्वालामुखी क्रिया से, पवन क्रिया से, या हिमानी क्रिया से? तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्रेटर। मैंने आपको भी बताया था कि क्रेटर वो क्षेत्र होता है जहां से ज्वालामुखी का जो मैग्मा है वो धरातल पर प्रकट होता है। ठीक है, और ये आपकी निकास नलिका है, ये आपका क्रेटर है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ये आपका क्रेटर हो जाएगा, ये निकास नलिका हो गई। तो दोनों की परिभाषा आप समझना, क्रेटर क्या है, इसी को हम लोग विवर भी कहते हैं। विवर का मीन्स होता है कि धरातल पर स्थित ऐसा छिद्र जहां से मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और जब क्रेटर का मुंह बड़ा हो जाता है, यानी कि जब क्रेटर आकार में बड़ा हो जाता है तो उसे कोल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें वर्षा के पानी का जमाव होगा,
इसमें क्या हो जाएगा, वर्षा का पानी भर जाएगा, और वर्षा का पानी भरेगा तो ये एक झील का रूप ले लेगा। किसका निर्माण हो जाएगा, झील का निर्माण होगा। और ऐसी झील को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर लेक कहते हैं या क्रेटर झील कहते हैं। और भारत में इस प्रकार की एक झील है आपके महाराष्ट्र में, जिसका नाम है लोनार झील। तो लोनार किस प्रकार की झील है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये एक क्रेटर झील है जो कोल्डेरा में पानी के जमाव से बनती है। ठीक है, तो ये दोनों आकृतियां आपकी ज्वालामुखी से संबंधित हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि क्रेटर विवर, कोल्डेरा और क्रेटर लेक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये कौन से राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो देखिए ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हमें पता है कि क्रेटर अभी हमने पढ़ा, कोल्डेरा, गेसर, फ्योर्ड। फ्योर्ड देखिए आपकी ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित आकृति नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। फ्योर्ड जो है वो ग्लेशियरों से निर्मित या हिमनदों से निर्मित स्थलाकृति है। और बाकी की ये तीनों ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। तो लावा पठार, लावा मैदान, सिल तथा डाइक और विसर्प। तो देखिए विसर्प का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है, ये नदियों द्वारा होता है। किससे होगा इसका निर्माण, नदियों से होगा। तो देखिए जब नदियां मैदानी भाग में विसर्प के रूप में बहती हैं, विसर्प का मीन्स है कि उनका जो मुड़ाव है वो इस तरीके से नदियां क्या करती हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं, इसी को हम लोग विसर्प कहते हैं। और जब नदियां इस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से मध्य गंगा का जो मैदान है वहां पर नदियां कैसे बहती हैं, विसर्प के रूप में बहती हैं। तो पानी जो होता है ना दोस्तों वो पीछे की तरफ छूट जाता है, तो इससे जो आकृतियां बनती हैं वहां पर वो गोखुर झील निर्मित होती हैं, ऑक्सबोल लेक। तो ऑक्सबोल लेक का निर्माण कब होगा, गोखुर झील से होगा। लावा पठार जो है वो अम्लीय लावा से बनता है आपका। अम्लीय लावा का मीन्स होता है कि जिसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, और सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो लावा उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा तो किसका निर्माण करेगा, पठार का निर्माण करेगा। और जब लावा बहुत ज्यादा तरल अवस्था में होता है, इसका मतलब क्षारीय लावा जो होगा वो किसका निर्माण करेगा, वो लावा मैदान का निर्माण करेगा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसका मतलब पतला लावा हमेशा लंबी दूरी तक फैलेगा, जिसमें ढाल कम होगी तो लावा मैदान बनेगा, और जिसमें लावा गाढ़ा होगा बहुत कम दूरी तक जाएगा, ढाल तीव्र होगी तो लावा पठार का निर्माण होगा। सिल और डाइक जो है ये आपकी अंतर्भेदी, क्या है, ये आपकी अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है। जब लावा पृथ्वी के भूगर्भ में ही ठंडा होकर जम जाता है तो वो कैसी चट्टानें बनती हैं, कैसी आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और सिल और डाइक में एक अंतर है कि सिल आपका क्षैतिज रूप में जब लावा का जमाव होता है, यानी कि जब लावा हमारा इस फॉर्मेट में जाके जम जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, सिल हो गया। और जब लावा हमारा इस फॉर्मेट में जाके जमेगा, ये क्षैतिज रूप में लावा के जमाव को सिल कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर जमाव को डाइक के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों आपकी लावा से निर्मित स्थलाकृतियां हैं या ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, जबकि विसर्प जो है वो नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, डाइक क्या है। तो मैंने अभी तुरंत ही चर्चा की है लेटेस्ट इसकी कि डाइक क्या है, ज्वालामुखी निर्मित बहिर्भूती स्थलाकृति या ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति या हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो डाइक जो है दोस्तों वो ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो है।
तो मैं और बता देता हूं कि आंतरिक भाग में और कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो देखिए, आपने बैथोलिथ का नाम सुना होगा। बैथोलिथ सबसे बड़ी आकृति होती है आपकी। स्टोक जो है वो भी आंतरिक स्थलाकृति है। लेकोलिथ भी आंतरिक स्थलाकृति है। लेपोलिथ भी स्थलांकृत आकृति है। फैकोलिथ भी आपकी आंतरिक स्थलाकृति है। नंबर 6 सिल, सीट और डाइक, ये जितनी भी आकृतियां हैं ये सब आपकी आंतरिक स्थलाकृतियों के उदाहरण हैं, जो लावा जब अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होकर जमता है तो ये सबसे बड़ी आकृति हो जाएगा, जिसका आकार और आधार निश्चित नहीं होता है। स्टोक आपके गुम्मद के रूप में, डोम्स के रूप में जमता है। लेकोलिथ आपका छतरी नुमा आकृति में जमेगा। लेपोलिथ आपका तश्तरी नुमा आकृति में जमेगा। फैकोलिथ आपका लहरदार आकृति में जमेगा, जिसमें अपनति और अभिनति देखने को मिलेगी। सिल और सीट क्षैतिज रूप में जमती है, जबकि डाइक आपका ऊर्ध्वाधर रूप में जब लावा का जमाव होता है तो आपकी क्या आकृति बनती है? डाइक आकृति बनती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये भी चीजें आपको याद रखनी है साथ साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर डाइक पूछा गया है तो आगे आपके इनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, कोल्डेरा किससे संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब क्रेटर का मुंह बड़ा हो जाता है और तो उसको कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे जब कोल्डेरा में बारिश के पानी का जमाव होता है तो उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो कोल्डेरा आपका ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट होगा इसका। अगला सवाल क्या है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो महाद्वीप की जगह पर अगर ये आ जाए कि वह कौन सा देश है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है जिसकी मुख्य भूमि में, वो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, अंटार्कटिका में है, अफ्रीका में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक भी ना तो एक्टिव वोल्केनो है, ना ही डोरमेंट वोल्केनो है और ना ही डेड या इनएक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो देखिए, अग्निवलय आपकी प्रशांत महासागर की एक बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इसी बेल्ट में मिलते हैं और सबसे ज्यादा भूकंप भी इसी बेल्ट में आते हैं। तो लगभग 63% भूकंप आपके किस बेल्ट में आते हैं? प्रशांत महासागरीय बेल्ट में आते हैं। इसी बेल्ट को सर्किल ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर क्या है या अग्निवलय क्या है? तो आप कहना कि प्रशांत महासागर की एक मेखला है जहां विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर जो ज्वालामुखी आते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? प्लेट टेक्टोनिक के कारण आते हैं, यानी कि अंदर का जो लावा है वो प्लेटों के मूव करने से बाउंड्रीज पर आता है, किनारों पर आता है, जिससे ज्वालामुखी उद्गार होता है। और यहाँ भूकंप आने का भी सबसे बड़ा कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक है, क्योंकि एशियन प्लेट जो है उसके नीचे आपकी कौन सी प्लेट है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। जब वो दोनों प्लेट मूव करती हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी कि एक प्लेट नीचे चली जाती है और दूसरी प्लेट ऊपर आ जाती है, तो अंदर का जो मैग्मा होता है उसको बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, जिससे विनाशात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, डिस्ट्रक्टिव लैंड फॉर्म्स का डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है आपका? लेकोलिथ। मैंने अभी आपको बताया था, लेकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, सीट, डाइक, ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? ये आपके ज्वालामुखी से संबंधित स्थलाकृतियां हैं, और ये आपकी आंतरिक इंट्रूसिव लैंड फॉर्म है, आंतरिक स्थलाकृति है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रूसिव लैंड फॉर्म। अगला क्वेश्चन, पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः गेसर भी पाए जाते हैं। पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है। उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसके बारे में ये तीनों पॉइंट सही हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जब लावा निकलेगा तो इसके साथ में गैस के बड़े बड़े धुआंरे या बादल छा जाते हैं, जिसे हम गेसर के नाम से जानते हैं, और इसमें
कीचड़ बाहर निकलता है, कीचड़ का मतलब कि लावा के साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, उन सब का मिक्सअप इसमें मिलेगा जो कीचड़ के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यूएसओ में डेथ वैली के पास में एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है कैलिफोर्निया में, वहां पर स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? तो आंध्र महासागर के आसपास, या प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, या आर्कटिक महासागर के आसपास। मैंने अभी आपको बताया था कि संसार के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं वो आपके प्रशांत महासागर में हैं। और अगर देश पूछा जाए कि किस देश में विश्व के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो वो आपके इंडोनेशिया में हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में लगभग 120 के आसपास एक्टिव वोल्केनो है। तो देश का नाम आ जाए तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, और ये आ जाए कि किस देश में नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया है, और किस महासागर में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं तो वो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहां पर घटित होती हैं? रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे, या विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज जो होती हैं वहां पर मैग्मा को बाहर निकलने का अवसर ज्यादा रहता है, इसीलिए विनाशात्मक प्लेट किनारों पर आपका मैग्मा बाहर आता है, जहां पर ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये आपकी डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन सीरीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप अपने कमेंट्स भी हमें बता सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो वो भी कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक भेजिए। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।